दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। लास्ट क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्टडी की थी। हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, देन हम आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको सर्वप्रथम कीटों की रेखित पेशियों में कोलेकर साहब ने देखा था। इन्होंने इसका नाम सार्कोसोम रखा था। देन अल्टमान ने कोशिका के अंदर इसकी उपस्थिति का पता लगाया था और अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला कहा था और माइटोकॉन्ड्रिया को जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वह देने वाले वैज्ञानिक है सी बेंडा साहब। एक और वैज्ञानिक आते हैं सीके विट्स। सीके विट्स ने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से पुकारा था, क्योंकि हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसका ऑक्सीडेशन जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और यहाँ पर एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन होती है वह उंगलीनुमा स्ट्रक्चर की होती है और उसमें कुछ घुंडीनुमा आकृति की जो संरचना पाई जाती है उसको F1 कण या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। क्रेब्स चक्र जो होता है वह इसी स्थान पर चलता है और भोजन का ऑक्सीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमने बात की थी लवक की, जिसको इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड की खोज जो है हेकल द्वारा की गई है, इसको नामकरण शिम्पर ने दिया। प्लास्टिड के हमने 3 प्रकार देखे थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझा था कि ये भी दोहरा झिल्लीबद्ध कोशिकाएं हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है काफ़ी हद तक माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है। इसमें भी खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि 70 इस प्रकार के होते हैं। इसमें जो होते हैं वह एक सिक्के के समान स्ट्रक्चर दिखाई देती है और एक के ऊपर एक रखी हुई व्यवस्थित दिखाई देती है, जिसको ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। और इस एक सिक्के जैसी संरचना के अंदर बहुत सारे, इसको थाइलेकोइड कहा जाता है, और इस संरचना के अंदर बहुत सारे बिंदु जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको क्वांटासोम कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। इस प्रकार हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में देखा था और क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई गृह भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो होता है प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही सहायक होता है। फिर हमने क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था कि यह जो होता है पत्तियों, फलों और फूलों को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जब फल जो होते कच्चे होते तब उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और जब पक जाते हैं तब क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। देन हमने ल्यूकोप्लास्ट की बात की थी। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वह जो भोजन संग्रहण करने का कार्य करता है, जो कि पौधों में भोजन संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। यहाँ तक हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। अब आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे की क्लास स्टार्ट कर। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। इसमें स्टार्टिंग में एक पॉइंट छूट गया था जो कि आज हम कवर करेंगे। मतलब कि झिल्ली के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार के बारे में हमको पढ़ना था कि कौन से कोशिकांग है जिनके बाहर जो होती है एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, कौन से कोशिकांग है जिनके बाहर जो होती है वह कोई भी झिल्ली प्रेजेंट नहीं है, बिना झिल्ली वाले कोशिकांग है, और कौन से ऐसे कोशिकांग है जो कि दोहरी झिल्लीबद्ध है। इनके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं कि ऐसे कोशिकांग आपको दे देंगे, दोहरे झिल्ली वाले कोशिकांग दे देंगे और पूछेंगे कि उसमें एक बिना झिल्ली वाला कोशिकांग ऑप्शन में दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा कोशिकांग है जिसके बाहर एक ही झिल्ली या एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे कौन से कोशिकांग है जिनके बाहर 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बनते हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान होना बहुत ज़रूरी। बात करें हम अगर बिना झिल्ली वाले कोशिकांग, मतलब जिनके बाहर कोई भी झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, तो उनमें जो सबसे छोटा कोशिकांग था जिसके बारे में हमने पढ़ा था राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित कोशिकांग है, मतलब इसके बाहर कोई भी झिल्ली या नहीं पाई जाती है। जिस प्रकार से एक बुक होती है, बुक के हम कवर चढ़ाते हैं, वैसे ही इन कोशिकांगों के बाहर भी एक कवर होता है, उसको ही झिल्ली कहते हैं। और ये राइबोसोम जो होता है इसके बाहर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है।
फर्स्ट आपको यही ध्यान रखना है। सेकेंड जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वह तारक का है, या सेंट्रोसोम भी इसका नाम याद रखिएगा आप। और बिना झिल्ली वाले कोशिकांग में एक और नाम आता है सूक्ष्म नलिकाएं। जिनको माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। तो ये 3 कोशिकांग जो है यह झिल्ली रहित कोशिकांग है। अब बात करें हम एकल झिल्ली युक्त या ऐसे कोशिकांग जिनके बाहर केवल और केवल एक झिल्ली पाई जाती है, उन कोशिकांगों के नाम देखते हैं। इनमें सबसे पहला नाम जो आता है वह अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। सेकेंड अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गोल्जी का है, जिसको गोल्जी बॉडी या डाल्टन कॉम्प्लेक्स या लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड कोशिकांग हम देखें तो लाइसोसोम। और फोर्थ जो है वह रिक्तिका या वोक्यूल्स। वोक्यूल्स भी इसको कहते हैं और इसको रसधानी के नाम से भी जानते हैं। इन 4 कोशिकांगों के बाहर जो होती है केवल और केवल एक झिल्ली प्रेजेंट होती है। अब बात करें हम दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में जैसे कि कल हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, तो इनके बाहर इनकी स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि इनके बाहर डबल मेम्ब्रेन थी, दोहरी झिल्ली थी। तो सबसे पहला तो नाम आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड नाम आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। और थर्ड जो कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, जिसके बारे में आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक के बाहर भी डबल मेम्ब्रेन होती है, हरित लवक के बाहर भी डबल मेम्ब्रेन होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो इस टेबल को आप याद रखिएगा, क्योंकि इस टेबल से डायरेक्ट ही क्वेश्चन एग्जाम में बैठते हैं कि आप उन कोशिकांग के नाम बताइए जो कि झिल्ली रहित है, या फिर एक झिल्ली जिनके बाहर है उन कोशिकांग के नाम बताइए, दोहरी झिल्ली जिनमें पाई जाती है उन कोशिकाओं के नाम बताइए। तो इस टेबल के बारे में आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में अगर हम देखें तो नेक्स्ट कोशिकांग है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। इनके खोजकर्ता के बारे में अगर हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। पोर्टर। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसकी खोज के बारे में तुमने देख लिया कि इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जैसे कि यह कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, न्यूक्लियस। तो इस कोशिका भित्ति से लेकर के केंद्रक तक इस प्रकार से एक संरचना कोशिका द्रव के अंदर फैली रहती है। इस संरचना को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इसमें इसके भी 2 प्रकार है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अंदर जिसके ऊपर राइबोसोम इस प्रकार से चिपके रहते हैं या राइबोसोम पाए जाते हैं उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं वह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके 2 प्रकार हैं। फर्स्ट जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी ER, शॉर्ट में मैं इसका नाम लिख रही हूँ। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप उसमें पूरा नाम मेंशन कर दीजिएगा, ताकि आपको जब रिवीजन करें तो कन्फ्यूज़न ना हो। फर्स्ट इसका प्रकार है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और सेकेंड इसका प्रकार है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER भी कहते हैं, ठीक है। तो ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, जब मैंने आपको कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था तब मैंने वहाँ पर बताया था कि ये जो इस प्रकार से जो पूरी कोशिका में फैली रहती है उसको अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और जो राइबोसोम जो चिपके होते हैं, ये राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए यह
प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है या प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है यह खुदी अंतःप्रद्रवी जालिका, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए यह वसा एंड स्टेरॉइड का संश्लेषण करती है। इन 2 पॉइंट के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब अंतःप्रद्रवी जालिका को भी सेल के एक विशेष नाम से जाना जाता है, मतलब कोशिका, अंतःप्रद्रवी जालिका को कोशिका के कंकाल तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका के कंकाल तंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन सा कोशिकांग है जिसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ये इस स्ट्रक्चर में देखिए, जिस प्रकार से ये पूरी कोशिका में फैली रहती है और कोशिका को एक विशेष आकृति या स्ट्रक्चर प्रदान कर रही है, इसलिए इसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में भी जो बोन्स होती है, जो पूरा कंकाल तंत्र मिलकर के हमारी बॉडी को भी एक विशेष स्ट्रक्चर प्रदान कर रहा है, वैसे ही यह अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है यह कोशिका को एक विशेष स्ट्रक्चर प्रदान कर रही है, इसलिए इसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है केवल और केवल यूकेरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका केवल और केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। देन अगर हम इसकी बात करें तो इसका निर्माण जो होता है वो 3 प्रकार की संरचना से मिलकर के हुआ होता है। इसके निर्माण में 3 प्रकार की संरचना का मुख्य योगदान होता है। फर्स्ट, जिसको कहते हैं सिस्टर्नी। सेकेंड, जिसका नाम है वेसिकल्स। और थर्ड, ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी जिसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, और वेसिकल्स जिसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। देन ट्यूब्यूल्स जो कि इस प्रकार से नलिकाकार संरचना में बटी होती है। यह संरचनाएं मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करती है। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य के बारे में देखते हैं। तो इसका फर्स्ट कार्य जो है कि यह कोशिका को आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। सेकेंड कार्य की अगर हम बात करें तो यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, इसीलिए इसको कोशिका कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो ये वसा, प्रोटीन, एंजाइम, वसा, प्रोटीन, एंजाइम, ग्लाइकोजन का निर्माण करती है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ की, तो यह जो होती है ये विषहरण का भी कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह मॉडिफिकेशन द्वारा दूसरे कोशिकांगों का निर्माण भी करती है, मतलब कि लाइक गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम आदि कोशिकांगों का भी निर्माण करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यह इसका एक और कार्य है कि यह केंद्रक तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच पदार्थों के परिवहन का भी कार्य करती है। मतलब मैंने आपको आगे बताया है कि इस प्रकार से यह कोशिका भित्ति और केंद्रक तक फैली रहती है। इसका एक सिरा जो होता है कोशिका भित्ति से, तो दूसरा सिरा केंद्रक से जुड़ा होता है। तो यह केंद्रक तथा जो कोशिका भित्ति होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, उसके अंदर पदार्थों के परिवहन का भी कार्य करती है। पदार्थ जो थे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही होकर इस न्यूक्लियस में जाते हैं और न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो
इसका एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है, केंद्रक तथा सेल वॉल के बीच पदार्थों का परिवहन करती है। ठीक है। और सेवंथ और मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य इसका ये भी है कि ये कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक है। कोशिका भित्ति का निर्माण भी यह करती है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली मतलब कि नेक्स्ट कोशिका अगर हम देखें तो वह गोल्जी का है, जिसको गोल्जी बॉडी, गोल्गी सोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइपोकॉन्ड्रिया और डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। आपको कुछ याद हो ना हो, पर इनके जो सब नेम्स है, जिन कोशिकाओं को उनके अदर नेम से भी जाना जाता है, उनके नाम याद होने चाहिए। क्योंकि आपने सिर्फ गोल्जी का याद रखा और इसके बारे में आपको सारी नॉलेज है, पर अगर आपने इनके ये अदर नेम है इनको याद नहीं रखा और एग्ज़ाम में इन अदर नेम से, जैसे कि एग्ज़ाम में आ गया कि लाइपोकॉन्ड्रिया को कोशिका को और क्या कहा जाता है, तो आप तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि लाइपोकॉन्ड्रिया के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि ये होता क्या है। तो आपको इसके सारे नाम जो हैं वह ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है कि भले गोल्जी का है ना दे करके इनमें से कोई सा भी नाम दे दे तो आप वहाँ पर सही आंसर कर देंगे, क्योंकि आपको इनके सब नेम्स के बारे में ध्यान होगा। तो आप इनके सब नेम से इनके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि गोल्जी काय को गोल्जी बॉडी, गोल्गी सोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइपोकॉन्ड्रिया और डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। जब मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि प्लांट सेल्स जो होती है उनके अंदर जो गोल्जी काय होते हैं वह छोटे छोटे आकार में साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। तो उन छोटे छोटे आकार को प्लांट सेल में डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। वहाँ पर उस गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी नाम ना दे करके डिक्टियोसोम नाम नहीं दिया गया। तो इस डिक्टियोसोम वर्ड के बारे में भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे भी पूछा जाता है कि डिक्टियोसोम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्जी बॉडी मतलब कि प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है उसको ही डिक्टियोसोम कहते हैं, प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, आप ये वर्ड ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो यह है कोशिका और यह है केंद्रक। कोशिका के अंदर इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसको हम अगर बाहर देखें तो इसके ऊपर वाले भाग को कॉन्वेक्स या उत्तल तल या सरोपर तल के नाम से जानते हैं। इसके नीचे वाले भाग को कॉनकेव या अवतल तल या पार्तल के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका के कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं, वैसे ही गोल्जी बॉडी को कोशिका के ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं। इसको गोल्जी बॉडी को कोशिका के यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस के नाम से क्यों जानते हैं? तो ये कोशिका के अंदर कुछ इस प्रकार से जो प्रोटीन के अणु बिखरे होते हैं साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में, तो ये उन सारे प्रोटीन के अणुओं को एक स्थान पर लाकर इकट्ठा करने का कार्य करता है या उनके बंडल बनाने का कार्य करता है। मतलब कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो यह जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर रास्ता क्लियर करने का काम करता है। अब हम बात करें कि गोल्जी इकाई की खोज किसने की है या गोल्जी इकाई के खोजकर्ता के बारे में अगर हम देखते हैं तो गोल्जी इकाई के खोजकर्ता जो है वह कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी इकाई की खोज की है। इन्होंने उल्लू की जो नर्व सेल थी, मतलब कि तंत्रिका कोशिका, उल्लू की नर्व सेल में कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी इकाई की खोज की थी। एग्जाम में कभी क्वेश्चन बन जाए कि कैमिलियो गोल्जी के द्वारा गोल्जी इकाई की खोज किसमें की गई, तो उल्लू की नर्व सेल वहाँ पर आंसर होगा। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये गोल्जी बॉडी जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में भी इसके कुछ अपवाद हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होता है। फर्स्ट तो है ब्रायोफाइटा,
एंड टेरिडोफाइटा के नर युग्मक या मेल गेमेट्स में यह नहीं पाया जाता है। गोल्जी काय जो होता है वो एब्सेंट होता है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के नर युग्मक या मेल गेमेट्स जो होते हैं उनमें गोल्जी काय जो होता है वह एब्सेंट होता है। सेकेंड, जो ह्यूमन बींग्स में स्पर्म एंड आरबीसी जो होती है उसमें यह गोल्जी बॉडी जो होता है वह नहीं पाया जाता है। थर्ड, जो पौधों की चालनी नलिकाएं होती है, चालनी नलिकाएं, उनके अंदर जो गोल्जी बॉडी जो होता है नहीं पाया जाता है। इन 3 पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं कि गोल्जी बॉडी कहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के नर युग्मक में, स्पर्म एंड आरबीसी में और चालनी नलिकाओं में गोल्जी काय जो होते हैं वह नहीं पाए जाते। 3 संरचना जो होती है वह गोल्जी बॉडी के निर्माण में भी सहायक होती है। गोल्जी बॉडी के निर्माण में सिस्टर्नी फर्स्ट सिस्टर्नी, सेकेंड वेसिकल्स एंड थर्ड ट्यूब्यूल्स, जो हमने ER में इनकी संरचना देखी है, ये तीनों गोल्जी बॉडी के निर्माण में भी सहायक है। अगर हम गोल्जी बॉडी के कार्य के बारे में देखें तो गोल्जी काय के कार्य में सबसे पहला कार्य जो आता है वह आता है यह लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम की संरचना का यह निर्माण करता है। नंबर सेकेंड की बात करें तो शुक्राणु जो स्पर्म होता है उसके अग्रभाग, स्पर्म के अग्रभाग जिसको एक्रोसोम कहते हैं का निर्माण करता है। स्पर्म के अग्रभाग एक्रोसोम के निर्माण में भी यह सहायक होता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो यह जो होता है गोल्जी काय जो हमारी शरीर में जो ग्लैंड्स मतलब कि ग्रंथियां, शरीर की ग्रंथियां जैसे कि अग्नाशय, थायराइड और मेमरी, इन ग्रंथियों में यह प्रेजेंट होता है। वहाँ पर यह पदार्थों के स्त्रवण का कार्य करता है। पदार्थों के स्त्रवण का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो वुमेन्स के अंदर जो ओवम अंडाणु पाया जाता है, अंडाणु या ओवम, अंडाणु ओवम पर कार्टिकल कणिकाओं का निर्माण करता है। यह कार्टिकल कणिकाएं जो होती है वह ओवम को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। यह कार्टिकल कणिकाएं ओवम को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है जिसके माध्यम से वह ग्रो होता है। और पोषण जो होता है वह म्यूको पॉलीसेकेराइड के रूप में प्रदान करते हैं। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो यह सेल वॉल जो हमारी कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के कार्बोहाइड्रेट वाले भाग का भी निर्माण करता है।
की अगर हम बात करें तो ये प्लांट सेल्स या पादप कोशिकाओं में जो वेक्स, जिसको गोंद कहते हैं, वेक्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, वेक्स, हार्मोन, एंजाइम, इनका संश्लेषण एंड संग्रहण का भी कार्य करता है। तो ये बात की हमने गोल्जी बॉडी के कार्य के बारे में। ये लाइसोसोम का निर्माण करता है, स्पर्म के अग्रभाग एकोसोम का निर्माण करता है, शरीर ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड, मेमरी ग्लैंड में ये पाया जाता है, वहाँ पर यह पदार्थों के स्त्रवण में कार्य करता है। और अंडाणु या ओवम, उनके ऊपर कार्टिकल कणिकाओं का निर्माण करता है, जो कि अंडाणु को म्यूकोपॉलीसेकेराइड के रूप में पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और कोशिका भित्ति के कार्बोहाइड्रेट वाले भाग का निर्माण करता है। प्लांट सेल में वेक्स, हार्मोन, एंजाइम आदि के संश्लेषण संग्रहण का भी यह कार्य करता है। आज की क्लासेस यहीं तक। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इन क्लासेस को शेयर करके आप उनकी भी मदद ज़रूर करिएगा। हमारे पास सोर्सेज की भले ही कमी है, पर हम कंटेंट और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपको बेसिक से एडवांस तक की साइंस कंप्लीट करवाई जाएगी। सारे ही पॉइंट कवर करवाए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चंस बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू।